दोस्तों सी लैंग्वेज के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है ये होने वाला है सी लैंग्वेज चैप्टर 1। अब इस चैप्टर 1 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी से, जिसमें हम ये समझेंगे कि सी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसके बिहाफ पे आपको क्या डेफिनेशन लिखनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि है मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप सी लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं या फिर गूगल पे सर्च करते हैं मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा कि सी लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि सी लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। इसके बाद हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को जो कि है लो लेवल वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक ऐसा टर्म है जो कि एग्जाम्स में कई बार आता है एंड वाइवा में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज एक्सप्लेन करो। इसके साथ ही हम यहाँ पे IDE को इंस्टॉल करना सीखेंगे। जो भी हम सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे उसको हमें कहीं ना कहीं रन और कंपाइल करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो IDE है जिसपे हम कोड को लिख सके उसे आप कैसे इंस्टॉल करोगे। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का वो कैसे वर्क करता है, उसके सिंटैक्स में जो जो चीजें लिखी होती है लाइक इंक्लूड stdio.h हो गया, उसका क्या मतलब है, हैश का क्या मतलब है, या फिर प्रिंटफ वगैरह जो आप लिखते हो जिसे हम सिंटैक्स बोल रहे हैं उसका यहाँ पे क्या रोल प्ले है और वो कैसे वर्क करता है। नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो और ये कोर्स आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और कहीं ना कहीं हमें भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम इस कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से जो कि है व्हाट इज सी लैंग्वेज। देखो नॉर्मली जब भी आप किताब में इसके डेफिनेशन देखते हो तो डेफिनेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T बेल्स लैबोरेटरी ऑफ USA इन 1972। आसान भाषा में अगर हम इसे समझे तो जो सी लैंग्वेज है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि इसे हम में से हर कोई यूज कर सकता है। पहले टाइम में जब लैंग्वेजेस यूज होती थी तो वो ज्यादातर जो गवर्नमेंट के फर्म्स हो गए या ऑर्गेनाइजेशन हो गए वहीं पे कंप्यूटर्स या कोडिंग का यूज किया जाता था। लेकिन जब सी लैंग्वेज बनी तो ये जनरल पर्पस के बिहाफ पे बनी, ताकि इसे जो भी कंप्यूटर परचेज कर रहा है या फिर नॉर्मली किसी को भी कंप्यूटर चाहिए तो वहां पे इसका यूज किया जा सके। तो इसीलिए सी को क्या बोला जाता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अब इसको बनाया कहां गया, तो इसको बनाया गया AT&T बेल्स लैबोरेटरी, एक जगह है जो कि USA में थी और वहां पे इस लैंग्वेज को बनाया गया कब, 1972। कब बनाया गया, 1972 में। इट वॉज डिजाइन एंड रिटन बाय डेनिस रिची। अगर सवाल आता है कि जो सी लैंग्वेज है वो किसने डेवलप करी है, किसने बनाया, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है डेनिस रिची। सी इज अ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो या तो उसे बोला जाता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर उसे बोला जाता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन सी को क्या बोला जाता है कि सी को बोलते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कुछ पार्ट है लो लेवल लैंग्वेज का एंड कुछ पार्ट है हाई लेवल लैंग्वेज का। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का भी हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, बट आप आसान भाषा में ये समझो कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो लो लेवल लैंग्वेज का भी है एंड हाई लेवल लैंग्वेज का भी है। यही रीजन है कि सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। सी सपोर्ट्स फीचर्स ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पास लो लेवल का भी फीचर है, हाई लेवल का भी फीचर है, इसी वजह से इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सी लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं या फिर नॉर्मली ये जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है सी को। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि सी को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये बताऊंगा आपको कि 1972 में आई है सी लैंग्वेज, लेकिन इससे पहले बी लैंग्वेज, CPL लैंग्वेज, BCPL लैंग्वेज, फोर्टन, इस तरीके की कई सारी लैंग्वेज जो कि 1960 के टाइम से बनती आ रही है। तो इसे हम मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, इसके लिए हमें इसके हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि सी लैंग्वेज के पहले की हिस्ट्री क्या है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या रही है। तो इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिख रहा होगा। आपको परेशान नहीं होना है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। इसका शॉर्ट में जो आंसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप नोट्स में रख सकते हो। फिलहाल ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, इसे बस हम समझ लेते हैं एंड उतारने के पर्पज से आप इसे नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय 1960 मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ईच फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि पहले जो लैंग्वेजेस आती थी वो किसी खास पर्पस के लिए यूज की जाती थी। अब वो मान लो कि गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एजेंसी हो, वहां पे यूज हो रहा है। जैसे कि अगर हम कोबोल की बात करें तो कोबोल जो वो यूज किया जाता था कमर्शियल और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। इस लैंग्वेज का यूज किस लिए किया जाता था? कमर्शियल और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पे फोर्टन की अगर हम बात करें तो ये यूज किया जाता था साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, और इसी तरीके की कई और भी लैंग्वेजेस थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। जब लैंग्वेजेस के बारे में लोगों ने सुना तो लोगों की डिमांड थी कि कोई ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए कि जो कि जनरल पर्पस के यहाँ पे यूज किया जा सके। आज के डेट में आप और हम जैसा मान लो कि कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ, कोई दूसरा पर्सन भी यूज कर सकता है। उसका किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का होना जरूरी नहीं है। मान लो ऐसा नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, किसी एजेंसी का पार्ट होगा तो ही वो उस लैंग्वेज को यूज करेगा। अगर मैं सी की बात करूं, जावा की बात करूं, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, तो आप मैं बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुए भी उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब लैंग्वेज कैसे हुई? जनरल पर्पस लैंग्वेज हुई। तो यहाँ पे लोग की डिमांड बढ़ी कि भाई कोबोल या फोर्टन जो है वो तो ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, पर्पस की वजह से ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि एक जनरल पर्पस लैंग्वेज हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि एन इंटरनेशनल कमिटी वाज सेट अप टू डेवलप सच ए लैंग्वेज। फिर जो कमिटी उसने डिसाइड किया कि इस तरीके की लैंग्वेज बनाई जाएगी जो कि जनरल पर्पस हो। जिसके बाद सबसे पहली जो लैंग्वेज बनी है वो है एल्गोल 60। इसके बाद कौन सी लैंग्वेज बनी? एल्गोल 60। लेकिन ये लैंग्वेज कभी भी पॉपुलर हो ही नहीं पाई। बट दिस लैंग्वेज नेवर बिकम पॉपुलर बिकॉज इट वॉज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड टू जनरल। बेसिकली क्या था, कुछ ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट था और बहुत ही सामान्य था, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर कभी हो ही नहीं पाया। अब क्या हुआ कि जब भी कोई चीज पॉपुलर नहीं होती तो उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है। तो टू इंप्रूव दिस अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एक नई लैंग्वेज बनाई गई जिसको बोलते हैं सीपीएल, जो कि कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाज डेवलप्ड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसे बनाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। बट दिस लैंग्वेज वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। देखो वो कुछ ज्यादा जनरल था और ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो गया लोगों के लिए यूज करना। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया इन द सेंस दैट इट हैड टू मैनी फीचर्स एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। ये इतना हार्ड था या फिर इतना डिफिकल्ट था कि लोग इसे सीख ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से ये भी लैंग्वेज कभी इतना ज्यादा रनअप नहीं हो पाया। इसके बाद क्या हुआ कि जो मार्टिन रिचर्ड्स है एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिड्यूस्ड द फ्यूचर ऑफ सीपीएल, यानी कि यही जो लैंग्वेज है इसके कुछ फंक्शनैलिटीज को उन्होंने रिड्यूस किया, घटाया, एंड डेवलप्ड अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये जो कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसी का एक बेसिक वर्जन बनाया जिसको बोला गया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्ट में बीसीपीएल। बट अनफॉर्चुनेटली इट टर्न्ड आउट टू बी मच लेस पावरफुल एंड टू स्पेसिफिक। इसमें क्या हुआ, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इसमें क्या हो गया कि कुछ ज्यादा ही लेस पावरफुल हुआ, और लेस पावरफुल होने की वजह से इसका यूज किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं हो सकता था। फिर क्या गया कि इस इनोवेशन को या फिर इस चीज में और आगे बढ़ते गए लोग, और फिर क्या हुआ कि केन थॉमसन ने एट AT&T बेल्स लेबोरेटरी, जहां पे सी लैंग्वेज को भी बनाया गया है, वहीं पे क्या हुआ कि डेवलप किया गया एक लैंग्वेज को जो कि है बी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बी लैंग्वेज। एट द सेम टाइम एज अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीपीएल, यानी कि अगर हम सीपीएल की बात करें जिससे क्या बना था, बीसीपीएल लैंग्वेज को बनाया गया था, बेसिक वर्जन को बनाया गया था, तो उसी सीपीएल के एक नेक्स्ट वर्जन को बनाया गया जिसको नाम दिया गया लैंग्वेज बी। और यहां पे अगर हम बात करें कि ये जो लैंग्वेज है ये भी बीसीपीएल की तरह कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक था, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज भी पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो डेनिस रिची है जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, उन्होंने क्या किया कि बी लैंग्वेज और बीसीपीएल लैंग्वेज, बी और बीसीपीएल दोनों किससे बने हैं? सीपीएल लैंग्वेज से। तो बी और बीसीपीएल दोनों को किया कंबाइन। क्या किया? बी एंड बीसीपीएल इन दोनों लैंग्वेज को कंबाइन किया एंड कुछ फीचर्स को अपनी साइड से ऐड किया, जिसके बाद उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई जो कि है सी लैंग्वेज। अब आप बोलोगे कि अगर शुरुआत मान लो कोबोल से हुई है या किसी और लैंग्वेज से हुई है तो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सी लैंग्वेज को ही क्यों बोलते हैं? देखो नॉर्मली क्या है कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ये पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी चीज को रिकग्नाइजेशन तब मिलती है जब उसके थ्रू किसी बड़े प्रोजेक्ट को किया जाता है। तो आज के डेट में जो हम ये कंप्यूटर चला रहे हैं
इस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम कोई भी काम कर पाते हैं। चाहे मान लो कि हमें कोई वीडियो देखनी है, कोई म्यूजिक चलाना है, कोई भी इंटरफेस देखना है, इवन पावर पॉइंट, MS वर्ड कुछ भी चलाना है, तो किस पे चलेगा? वो चलेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसपे सारी फंक्शनैलिटीज काम करती है। तो जो यहाँ पे एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बनाया गया सी लैंग्वेज की मदद से। और यही रीजन है कि सी लैंग्वेज को ही रिकॉग्नाइजेशन मिला एंड उसे ही एक प्रॉपर लैंग्वेज माना गया, क्योंकि उसकी मदद से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। और यही रीजन है कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज को बोला जाता है। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सी लैंग्वेज से पहले बहुत सारे लैंग्वेज आए, लेकिन किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाने के लिए नहीं किया गया या नहीं किया जा सका। तो वो चीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी थी वो पॉसिबल हो पाई सी लैंग्वेज की मदद से, इसलिए सी लैंग्वेज को ही रिकॉग्नाइजेशन मिला, इसीलिए उसे मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हुआ होगा। शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम बात करें पहले की जो लैंग्वेजेस होती थी जो 1960s में है, वह है कोबोल, फोर्टन, जिनका यूज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता था। चाहे हम बात करें यहाँ पे साइंटिफिक एप्लीकेशन की या फिर कमर्शियल और बिजनेस एप्लीकेशन की, उनके लिए। इसके बाद क्या हुआ, पब्लिक डिमांड आई जनरल पर्पस लैंग्वेज के लिए, जहां पे एल्गोल 60 को बनाया गया, फिर CPL को बनाया गया, CPL से फिर BCPL को बनाया गया एंड CPL से फिर B लैंग्वेज को बनाया गया एंड BCPL एंड B लैंग्वेज को कंबाइन करके और कुछ नए फीचर्स को ऐड करके डेनिस रिची ने C लैंग्वेज को बनाया 1972 में। सो ये शॉर्ट में है, आपको जो बेटर लगता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स के बिहाफ पे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो सी लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने बात करी थी एक और टर्म की जो कि है लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होती है, तो देखो इस पॉइंट को समझते हैं। बेसिकली अगर हम पहले टाइम की बात करें जो लैंग्वेजेस बिल्ट होती थी, या फिर मान लो कि अगर मैं बात करूं मशीन कोड की, एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपने सुना होगा मशीन कोड, जिसको हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। जैसे 0-1 अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो वो समझता है 0-1 की भाषा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं या फिर हम बोल देते हैं मशीन कोड। इसी के साथ अगर हम बात करें एक और लैंग्वेज की जो कि है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें मशीन के जो रजिस्टर्स होते हैं उनके थ्रू कोड को कंप्लीट किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम लो लैंग्वेज की बात करें तो वो होती है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन डिपेंडेंट से मतलब क्या है कि आपको मशीन के बिहाफ पे चलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने बात करी 0-1, अब 0-1 से तो आपको नैरेशन समझ नहीं पाओगे। 0-1 कौन समझ रहा है, कंप्यूटर समझ रहा है, लेकिन 0-1 से नैरेशन आपके लिए समझना कितना ज्यादा टफ हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या हुए, मशीन के बिहाफ पे डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए कि जैसा मशीन बोल रहा है उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो लैंग्वेज है, या फिर मैं बात करूं असेंबली लैंग्वेज की, जहां पे आपको रजिस्टर से याद करने पड़ेंगे कि अगर मैं इस वाले एरिया में कोई डेटा डाल रहा हूं तो इसका साइज इतना होगा, मुझे यहाँ पे इस रजिस्टर में ही वैल्यू डालनी है। अगर मैं किसी वैल्यू को इंस्टॉल करा रहा हूं, इस रजिस्टर में डाल रहा हूं, तो आपको उस रजिस्टर की डिटेल्स, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप मशीन डिपेंडेंसी के साथ किसी लैंग्वेज के साथ वर्क कर रहे हो तो वो लैंग्वेज होता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसका एग्जाम्पल है मशीन कोड एंड असेंबली लैंग्वेज। अगर आपने अभी तक असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपके कोर्स में आपको असेंबली लैंग्वेज देखने को जरूर मिलेगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो दीज लैंग्वेजेस आर इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये इजीली रीड है एंड इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो नरेशन वगैरह हम लिख रहे हैं वो सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडेबल होगी। अगर आप वहां प्रिंट एफ लिख रहे हो तो प्रिंट से आप उस वर्ड को एनालाइज कर सकते हो। आप मेल लिख रहे हो या फिर मान लो कोई और चीज लिख रहे हो तो वो रिलेटेबल होता है, तो वो इजिली रीडेबल है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है एंड आर ऑफन यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की तो इनका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इनका यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट में और इनका यूज किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट में। और इन लैंग्वेजेस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। चाहे मैं बात करूं यहाँ पे पाइथन की, पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और पाइथन जो है वो एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेजेस का। अगर हम बात करें C++ की, सी की, C# की, या फिर हम बात करें विजुअल बेसिक की, या फिर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, ये सभी एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेजेस के। आप ये समझ लो आज के डेट में आप जितने लैंग्वेजेस देख रहे हो वो एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस है वो पुराने टाइम में यूज हो रही थी। जैसे कि मैंने बताया आपको असेंबली लैंग्वेज जिसमें रजिस्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन होता है, या फिर हम बात करें मशीन कोड की जो कि बाइनरी नंबर वगैरह हो गए, तो वो सीधा रिलेटेबल किससे होते हैं, मशीन से।
तो इनका यूज आज के डेट में आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, सिर्फ स्टडीज वगैरह में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा। आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है वो है लो लेवल लैंग्वेज, और जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो आपके लिए इजिली रीडेबल है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके साथ ही द मेन डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन टू बी इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को देखते हो, पाइथन को देखते हो, सी को देखते हो, C++, विजुअल बेसिक, ये सब क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है एंड ये इजिली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमंस के लिए। while low level language more similar to computers instruction set architecture। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो जो मशीन की लैंग्वेज है, मशीन का कोड है 0, 1 वगैरह ये सब चीजें हो गई, तो वो उनसे सिमिलर है। सो आई होप कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों आपको क्लियर हो गया। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं गूगल पे, और यहाँ पे हमें एक टूल को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है जिसकी मदद से हम हमारे सी लैंग्वेज के कोड को लिख सकें, उसे कंपाइल कर सकें एंड उसको रन करके हमारे कोड का आउटपुट देख सकें। तो यहाँ पे जिस टूल का हम यूज करने वाले हैं वो टूल है यहाँ पे देव C++। तो यहाँ पे हम इस टूल का यूज करने वाले हैं। लास्ट टाइम जब मैंने सी लैंग्वेज पढ़ाया था तो मैंने टर्बो C++ पे पढ़ाया था। यहाँ पे इस बार हम यूज करने वाले हैं देव C++ को, क्योंकि इसमें आपके लिए कोड लिखना भी काफी ज्यादा इजी है एंड इसमें जो आपका कंपाइलेशन है या एरर वगैरह चेक करना है वो आपको काफी ज्यादा इजी पड़ेगा। तो सिंपली आपको जो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सोर्स फोर्ज करके, आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस वाले लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। कपल ऑफ सेकंड्स का टाइम लेगा, जो कि 5 सेकंड का टाइम है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो डाउनलोड है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे मेरा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। तो फिलहाल मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो या तो आप यहाँ से चले जाओ, सिंपली आप यहाँ पे गए एंड जो भी आपका डाउनलोड है यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जहां पे भी सिस्टम में डाउनलोड हो वहां आप पहुंच जाओगे। उसके बाद सिंपली राइट क्लिक करना है एंड आपको सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ फॉलोइंग स्टेप आएंगे, जो कि कभी भी किसी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो तो उस तरीके का आएगा। आपको नेक्स्ट करके फिनिश पे क्लिक कर देना है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ में आपका ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो तो जो आपकी मेन स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन, उस पर इसका एक आइकन बन जाता है जहां पे आप इसे डबल टैप करके इसे ओपन कर सकते हैं। जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको क्या करना है, फाइल में जाना है एंड न्यू पे क्लिक करके सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल N करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। हो सकता है आपकी स्क्रीन काफी छोटी आ रही हो तो आप कंट्रोल की को होल्ड करें एंड माउस के स्क्रॉल की को आगे करें। आप देखेंगे इसका जो स्क्रीन साइज है वो आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या होती है कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो उसका एक ग्रामेटिकल पैटर्न होता है। जैसे मान लो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी का एक पैटर्न है बात करने का। अगर मान लो मराठी में बात करें तो मराठी का एक अलग पैटर्न है। अगर मान लो गुजराती में बात करें तो उसका अलग पैटर्न है। इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो बेसिकली अगर हम सी लैंग्वेज के सिंटैक्स की बात करें तो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स जो कि सबसे बेसिक सिंटैक्स है वो है कुछ इस तरीके का, जहां पे सबसे पहले हमें लिखना होता है हैश। हैश क्या होता है? प्री प्रोसेसर होता है जो कि लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या लिंक कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं हैश एंड यहाँ पे इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करो? stdio.h को। .h का मतलब है यहाँ पे हेडर फाइल। .h क्या एक्सटेंशन है? हेडर फाइल है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है stdio। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है std जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड io जिसका मतलब है इनपुट एंड आउटपुट। स्टैंडर्ड, इनपुट एंड आउटपुट। i का मतलब है इनपुट, o का मतलब है आउटपुट। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आउटपुट दोगे जो कि आपके स्क्रीन पे आएगा। जैसे मान लो मुझे प्रिंट कराना है कि मेरा नाम राहुल है, माय नेम इज राहुल। इस तरीके से मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है तो मैं क्या दे रहा हूं? मैं एक आउटपुट दे रहा हूं। तो आउटपुट देने के लिए यहाँ पे ये ओ डिनोट है। इसी की जगह अगर मैं बात करूं, हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है, यूजर से डेटा लेना है। अब मान लो कि यूजर से मुझे डेटा लेना है कि आप अपना ईमेल दो, पासवर्ड दो, तो हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा लेंगे, तो वो हुआ इनपुट। तो बेसिकली यहाँ पे जो लाइब्रेरी फाइल हम सबसे पहले मेंशन करते हैं, ये जो आपका सी प्रोग्राम है उसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जिसमें वो आपको अलाउ करता है
आउटपुट एंड इनपुट कमांड को यूज करने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे printf आप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे मेन यूज कर रहे हो, आप scanf यूज करोगे, तो वो चीजें आपने तो नहीं बनाई, वो चीजें सी लैंग्वेज में पहले से बनी है, यानी कि उसकी प्री डिफाइंड डेटा है वो। तो उस प्री डिफाइंड डेटा को यूज करने के लिए हमें उसका एक्सटेंशन देना पड़ता है, जो कि है ये #include_stdio.h। सो आई होप कि जो बेसिक पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, तो देखो यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हैश, फिर हमें यहाँ पे लिखना है इंक्लूड। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्री प्रोसेसर को कि भाई आप इंक्लूड करो, किसको इंक्लूड करो, आप इंक्लूड करो स्टैंडर्ड फाइल को जो कि इनपुट आउटपुट के लिए, यानी कि stdio.h हम दे देंगे उसका एक्सटेंशन। इसके बाद आपको एंटर करना है और नीचे आना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि जो पैटर्न हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने हैश लिखा, हमने यहाँ पे लेस देन का सिंबल दिया है, ग्रेटर देन का सिंबल दिया है, ये सारी चीजें डिट्टो आपको ऐसे ही देना है। प्लस में जो टूल हम यूज कर रहे हैं इसमें फीचर एक बहुत ही अच्छा है, जैसे देखो अगर मैं स्टार्टिंग एक करली ब्रैकेट दूं तो ऑटोमेटिकली दोनों आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसमें चीजें ऑटोमेटिक है, तो आपको यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है कि जितना भी काम मैं करने वाला हूं उस काम को मुझे एक जगह पे रखना है। तो एक जगह पे रखने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करते हैं जो कि है मेन फंक्शन। हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा मेन काम है, इस पूरे प्रोग्राम का मेन काम है, तो ये हमारा मेन फंक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हुआ हमारा बेसिक सिंटेक्स, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने लाइब्रेरी फाइल को मेंशन किया, दूसरा हमने बोला कि इसके अंदर हमें सारा काम करना है, आपको मेन लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये होता है फंक्शन का सिंबल। क्या होता है, मेन फंक्शन हम जो बोल रहे हैं तो ये फंक्शन का सिंबल होता है। इसके बाद ये करली ब्रैकेट आपको स्टार्ट करना है और करली ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर आप ये वाला टूल यूज कर रहे हैं तो इसमें ये चीज आप एक लिखोगे, ये अपने आप दूसरा वाला आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हमें कोड लिखना है वो लिखेंगे हम इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर में, दोनों जो हमारे करली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कीवर्ड यूज करेंगे जिसका इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट देने के लिए। यानी अगर मुझे कोई भी मैसेज अपने प्रोग्राम में प्रिंट कराना है तो उसके लिए कीवर्ड का हम यूज करते हैं जो कि है printf। क्या है, printf। तो यहाँ पे हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। printf लिखा, फिर हमें क्या देना है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर जो भी आप डेटा लिख रहे हो उसको हमें लिखना होता है डबल कोट्स के अंदर में। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेलकम टू माय क्लासेस। इस तरीके से मैंने एक मैसेज लिखा। फिर ये मैसेज लिखने के बाद हमें इस मैसेज को यहाँ पे क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे देंगे ये सेमीकोलन। ये जो है वो क्या है, सेमीकोलन। क्या हम यहाँ पे इस मैसेज को फिनिश कर रहे हैं। अब हमने हमारा कोड यहाँ पे लिखा, हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो मैं फाइल में जाऊंगा एंड यहाँ सेव एज पे क्लिक करूंगा। अब इसे आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे, लाइब्रेरी पे, दिस पीसी, जहां आपको सेव करना है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और मैं लिख लेता हूँ माई प्रोग्राम .c। हम यहाँ पे .c क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी कैसी फाइल है, .c की फाइल है। हम सी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि इसमें जो भी डेटा है वो किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, .c। इसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिख के आ गया, माई प्रोग्राम .c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने कोड लिखा है हमें चेक करना है कि इसमें हमने कोई गलती तो नहीं करी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एग्जीक्यूट में और यहाँ पे चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइल का। ये चेक कौन करेगा, ये टूल करेगा, जो टूल अभी हम यूज कर रहे हैं। तो हमने कोड लिखा तो इसने एडिटर का काम किया, इसके बाद इस कोड को चेक करेगा तो यहाँ पे ये कंपाइलर का काम करेगा और इसके बाद ये हमें आउटपुट देगा जिसमें हम इसमें रन कमांड का यूज करेंगे। तो फिलहाल हम कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपाइलेशन रिजल्ट्स एरर 0 है, वार्निंग 0 है, यानी कि आपका जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमें आउटपुट देखना है तो हम यहाँ एग्जीक्यूट पे जाएंगे एंड रन पे क्लिक करेंगे। जब मैं इसे रन करता हूं तो आप देखोगे मैसेज लिख के आ रहा है वेलकम टू माय क्लासेस, यानी कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है और जो भी हम इस प्रोग्राम को बना रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, वेलकम टू माय क्लासेस। अब अगर मान लो इसमें कुछ गड़बड़ हो, जैसे कि studio.h है, अगर मैं ऐसे t हटा दूं तो अब यहाँ पे जो प्री डिफाइंड फंक्शन था वो मैंने गलत लिख दिया। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल करूंगा तो ये मुझे एरर बताएगा। ये बोल रहा है यहाँ पे एरर है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि ये जो डायरेक्टरी आपने मेंशन किया है, देखो यहाँ पे रेड सिंबल आ गया और यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ रहा है। तो इसने कितने इजीली डीबग कर दिया। अगर आप टर्बो C++ यूज करोगे तो इतना ज्यादा आपको इजी एंड कन्वीनियंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसे सही कर देना है,
ताकि अब ये चीज प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाए। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मान लो कि इस मैसेज को मुझे थोड़ा और बड़ा करना है, वेलकम टू माई क्लासेस एंड वी आर स्टार्टिंग सी लैंग्वेज फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने लिखा है वी आर स्टार्टिंग सी लैंग्वेज वो आए अगली लाइन में। अगर मैं यहां से इसको एंटर प्रेस करूंगा और फिर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, सपोज मैं यहां पे जाके इसको एग्जीक्यूट करूं, तो यहां पे मुझे एरर दे देगा, क्योंकि इस तरीके से आप इसे नहीं लिख सकते। तो अब इसे हम लिखे कैसे, मुझे इस लाइन को नीचे लेके आना है। और अगर मान लो मैं इसे यहाँ पे सबसे पहले तो कंपाइल कर देता हूं ताकि डेटा एड ऑन हो जाए, एंड अगर मान लो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये आएगा पूरा एक लाइन में, वेलकम टू माई क्लासेस वी आर स्टार्टिंग सी लैंग्वेज फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग नीचे लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको देना है /n, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जब आप इसे कंपाइल करोगे, हमने इसे कंपाइल किया पहले, एंड जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे वेलकम टू माई क्लासेस वी आर स्टार्टिंग सी लैंग्वेज फ्रॉम दिस वीडियो। तो आप देखोगे कि जो ये वी है वो नीचे वाली लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे इस स्पेस को हटा दूं तो आपको यहाँ पे ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर यहाँ देखने को मिलेगा पास में, जैसे अभी थोड़ा आगे आ रहा था। तो वेलकम टू माई क्लासेस वी आर स्टार्टिंग सी लैंग्वेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो आई होप कि दोस्तों सी लैंग्वेज का जो हमारा पहला ट्यूटोरियल था, पहला चैप्टर था, ये आपको पसंद आया होगा एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स को हमने कवर किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं सॉल्यूशन या दूसरी वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से और शेयर से बहुत सपोर्ट मिलेगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, और तभी मैं आपके लिए और भी वीडियोस ला पाऊंगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इस वीडियो पे व्यूज नहीं आते और मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद नहीं आ रहे, आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे, तो आगे वीडियोस बनाने का फायदा नहीं है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।